The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इस वीडियो में ज्योग्राफी की बुक 2 की फंसना पक्का है होगी खत्म। बुक 1 का क्या यार, फॉल्स होप मैं नहीं देना चाहता। आप हमारे पीडीएफ खरीद सकते हैं, वो पूरे आ चुके हैं। बुक 1 के भी हैं, बुक 2 के भी हैं, वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। वीडियोस की मैं कोशिश करूंगा, बन पाएगी नहीं बन पाएगी उसकी मैं गारंटी इस सेशन के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि 4-5 दिन हमारे बोर्ड एग्जाम को बचे हुए हैं। हमारा सीयूटी बैच आया हुआ है, उसके लिए रिसोर्सेज बनना है, मॉक्स बनना है, बहुत सारा काम है जो हम कर रहे हैं। हमारा लैपटॉप 24 में से 20-20 घंटे चल रहा है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उसकी भी आ जाए, लेकिन वीडियोस आ पाएंगी उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि कुछ वीडियोस तो पक्का आ जाएंगी, और पीडीएफ आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से ऑलरेडी ले सकते हैं, बुक 1 का भी बुक 2 का भी। चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इन डिटेल वाटर पोल्यूशन एंड मेन रीजंस फॉर इट। अब हम एक एक करके सारे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जब वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो वाटर पोल्यूशन होता क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज मतलब क्या होता है? जब हम अनचेक्ड यूज करते हैं, बिना सोचे समझे जो पानी का हम यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है जो इनडिस्क्रिमिनेटली वाटर को यूज कर रही है। इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो रहा है जिसके कारण वाटर का यूजेज भी हो रहा है, उसको कंटेमिनेट भी किया जा रहा है, जिसके कारण वाटर क्वालिटी में हमें डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू वाटर को पोल्यूट करते हैं। उसके मेन रीजंस, अब क्वेश्चन में अगर सिर्फ मेन रीजंस भी पूछता है तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, और फिर सीधे हम अपने मेन रीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज एक मेजर फैक्टर है। हेडिंग आप मेजर फैक्टर में हेडिंग आप सीधे इंडस्ट्रीज बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं ये वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स, हैवी मेटल, डस्ट, स्मोक, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। इन सबको सीधा सीधा कहाँ डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो रिवर, स्नेक्स, वाटर में घुस जाता है एंड वाटर को पल्यूट कर जाता है। पॉइजनस एलिमेंट जो है पानी में जाके वहां के एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ आता है कि इंडस्ट्रीज के वाटर पोल्यूशन में इंपैक्ट को बताओ, तो इतने आप पॉइंट्स लिख के आएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर कैसे वाटर को पोल्यूट करता है, एक्सप्लेन करो एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक्टिविटीज। तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं एंड दे पोल्यूट वाटर। बहुत सारे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं ये रिवर, लेक, टैंक्स में घुस जाते हैं, सॉइल को इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, कई बार ग्राउंड वाटर तक में मिक्स हो जाते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। फर्टिलाइजर्स जो है उनके थ्रू, अब नाइट्रेट जो है वो हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, लेकिन जब इसका कंटेंट सरफेस वाटर में बढ़ने लग जाता है तो ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज, अब घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन के कल्चरल एक्टिविटीज के इम्पैक्ट के बारे में बताओ। तो आप याद रखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि हमारा पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म, ये सारी जो चीजें हो गई, पानी में नारियल डाल रहे हैं तो कचरा डाल रहे हैं तो गंदगी फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी पानी को अक्सर पल्यूट कर रही होती है और इंडिया में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन के कारण कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। डिसीजेस लाइक डायरिया जोक एट द एंड ऑफ द वीडियो, इंटेस्टाइन, अगर गुरु ने एडिट में कट नहीं किया तो इंटेस्टाइनल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं बोल तो देता हूँ लेकिन वो एडिटिंग में गुरु काट देता है तो तुम लोग कभी सुन नहीं पाते। Just saying, justice for my jokes. Diarrhea, intestinal worms, hepatitis जैसी डिसीजेस, अबाउट 1/4 जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है इंडिया में दे आर वाटर बॉर्न। ये बहुत मेजर इशू है। रिवर पोल्यूशन जो है उससे बहुत सारे हमारे इंडिया की सारी रिवर्स इंपैक्टेड है। स्पेशली अगर हम गंगा की बात करें तो माँ गंगा करके हमने गंगा को बहुत हरास कर दिया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हमारा जो नमामि गंगा प्रोग्राम है, इनका एम है इसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। और अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नमामि गंगा प्रोग्राम की डिटेल्स को आप डिस्कस करिए। गंगा एज अ रिवर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की, बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो गंगा को, जैसे मैंने बोला, माँ की तरह रेफर कर रहे होते हैं, गंगा को बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, लेकिन स्टिल हमने इसको बहुत ज्यादा पल्यूट किया है। अब इट रिक्वायर्स कि हम इसको क्लीन करें एंड यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट ने नमामि गंगा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम से गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है
यहाँ पे सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को मॉनिटर करना कि अनचेक्ड डंपिंग ना करें हम इन एफ्लुएंट्स की वाटर में। रिवर फ्रंट मतलब जो रिवर शोर होता है ना, जो लैंड के आसपास वाला रिवर बैंक जो हमारे होते हैं उसको हम रिवर फ्रंट यहाँ पे बुला रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करना, उसको बेटर करना, उसको क्लीन करना। एफॉरेस्टेशन अलोंग द बेन, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए रिवर सरफेस को क्लीन करना। गंगा ग्राम्स उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में बनाना। गंगा ग्राम्स मतलब क्या, बेसिकली मॉडल टाउन्स होंगे जहाँ पे हम एक परफेक्ट वो बनाएंगे कि भाई यहाँ पे अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, यहाँ पे हम डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर को क्लीन रखने के लिए बाकी चीजें जो स्टेप्स हमें लेनी है उनके स्टेप्स इन मॉडल टाउन्स में हम ले रहे होंगे, ताकि इसके थ्रू हम और भी ज्यादा यहाँ पे अवेयरनेस एंड क्लीनलीनेस को प्रमोट कर सके। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं और आप ऐसे स्टेप्स लेंगे कि हम गंदगी ना करें तो एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट आ सकता है। हम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एक्शंस में ये चीज दिखनी चाहिए, तो प्लीज इस चीज को आप फॉलो करें। आप इस लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि आप दिखाएं कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, गंदगी ना करें। डिस्कस एयर पोल्यूशन, इट्स सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब वाटर से हम जा रहे हैं एयर के ऊपर। एयर में क्या होता है, कंटेमिनेंट्स, जो उसको खराब करने वाले एलिमेंट्स है, जैसे कि डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ऑडर, स्मोक, वेपर, जब ये बहुत ह्यूज प्रोपोर्शंस में, बहुत ह्यूज अमाउंट्स में एयर में बढ़ जाते हैं तो वो हमें हार्म करने लग जाते हैं। हमें नहीं, हमें मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्रॉपर्टी, हर एक चीज को हार्म कर रहे होते हैं। अब क्या है सोर्सेस एयर पोल्यूशन के? फॉसिल फ्यूल का कंबशन जो हम करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज हो गए। एंड होता क्या है ना, ये प्रोसेसेस जो बर्निंग वगैरह के प्रोसेस है, बाकी प्रोसेसेस हैं, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एयर में रिलीज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एब्सिस्टर्स, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल इन नेचर के हो सकते हैं। ये शायद आपने नहीं सुना होगा ज्यादा, लेकिन जब ये हमारे इसके फाइबर्स हमारे एयर पार्टिकल्स में मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब ये एक बेसिक हमने सोर्सेस को देख लिया। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ में एयर पोल्यूशन के क्या होते हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसका एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी डिसीजेस हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। अर्बन स्मॉग, स्मॉग मतलब जो फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर होता है हमारे सिटीज में, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। इन्वायरमेंट में एसिड रेन इसके कारण होने लगे, हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं उसके कारण। रेन वाटर एनालिसिस के थ्रू हमें पता चला कि जो समर के बाद की फर्स्ट रेन होती है, इट इज सो मच एसिडिक। क्यों? क्योंकि हम पोल्यूशन इतना ज्यादा कर चुके हैं कि वो एसिडिक हो चुकी है, वो हार्मफुल होती चली जा रही है। अगला है हमारा डिस्कस नॉइज पोल्यूशन, इट्स सोर्सेस एंड इम्पैक्ट्स इन इंडिया। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल साउंड दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स। अच्छी बात ये है कि अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छी बात क्या है? अब दिस इशू जो है हमारा नॉइज पोल्यूशन का, ये बहुत एक सीरियस कंसर्न हमारा बन गया है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के नाम पे हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, हम डीजे बजा रहे हैं, हम और हैवी कंस्ट्रक्शन साइट्स में मशीनें लगा रहे हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। अब मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जो है, ये बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में बहुत इंटेंसिटी के साथ हल्ला वगैरह हो रहा है। डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन वर्क जो मैकेनाइज्ड हो गया है, उसमें ऐसी मशीनरीज यूज की जाती है कि वो अगेन हल्ला कॉज करती हैं। ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ये बहुत ज्यादा हल्ला कॉजिंग है। ट्रैफिक नॉइसेस जो हैं, ये बिगेस्ट न्यूसेंस का कॉज है हमारे यहाँ पे। पीरियोडिकल सोर्सेस जैसे कि सायरन्स बज रहे हैं, लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, फेस्टिवल्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में हल्ला हो रहा है, ये हो गए। सी ट्रैफिक नॉइसेस जो है, अच्छी बात इनकी ये है कि ये सिर्फ हार्बर्स वगैरह के जो रीजन से जो अक्सर दूर होते हैं, सिर्फ वहां पे इनका हल्ला हो रहा होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग के टाइम पे। अब इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या क्या, वैसे हमने हर एक टॉपिक में यही चीज देखी ना, हमने पहले समझा है फिर हमने उसके इम्पैक्ट्स देखे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन यहाँ से भी जो नॉइस है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे कि किस टाइप की व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है, कंडीशन ऑफ रोड कैसी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स कैसा है। और नॉइज, स्टेडी नॉइज को हम मेजर करते हैं इन डेसिबल्स, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर मैंने बोला ना अच्छी बात बताऊंगा आगे। अच्छी बात ये है, जैसे मैंने अभी चिल्लाया, तो ये नॉइज पोल्यूशन कॉजिंग नहीं है, क्योंकि एक बहुत
रूम में मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ, सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, जितने दूर आप इससे जाओगे आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। तो नॉइज पोल्यूशन के लिए कई बार हम यही करते हैं, हम इंडस्ट्रीज को, चीज़ों को आउटसाइड द सिटीज बनाते हैं ताकि ये कम हो सके। नॉइज पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ये डिटेल आप याद रखेंगे। ये कमेंट में हल्ला नहीं करेंगे भैया आपने नॉइज पोल्यूशन नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने उसमें किया, ठीक है। लोकेशन, मैं अगर डीजे बजा दूं तो वो नॉइज पोल्यूशन है, लेकिन मैं नहीं बजाता, मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूँ डीजे को। नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक। इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के साथ कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एरियाज में ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, आर्टरीज मतलब जो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज मतलब वो लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमें सबसे नॉइजी एरियाज देखने को मिल रहे होते हैं। इनसे आप जितना दूर जाएंगे या फिर इन एरियाज को जितना रेसिडेंशियल एरियाज से दूर रखेंगे उतना हम रेसिडेंशियल एरियाज में नॉइज पोल्यूशन को लिमिट कर सकेंगे। नॉइज पोल्यूशन जो है ये एक मेजर हैजार्ड बन गया है मैनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज में, जहाँ पे पोल्यूशन एंड पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण लोगों को कंफर्ट एंड हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम इट। अब अर्बन एरियाज में जो ओवर क्राउडिंग है, कंजेशन है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज है, पुअर सैनिटरी कंडीशंस है, ये एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। हमारे यहाँ पे हो ये रहा है, अर्बन एरियाज में रैपिड ग्रोथ हो रही है जिसके कारण पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो सॉलिड वेस्ट है, इसमें मेटल पीसेस, ब्रोकन ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, ऐश, सीडीज, फ्लॉपीज एटसेट्रा सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे वेस्ट को बढ़ा रही हैं। वेस्ट जनरेटेड जो हाउस होल्ड में होता है, डोमेस्टिक एरियाज में होता है या फिर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सोर्सेस में होता है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो वेस्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स की अगर हम बात करें जो सिटीज़ के आसपास होते हैं, ये बहुत ह्यूज अमाउंट्स में वेस्ट प्रोडक्शन करते हैं। फ्रॉम वेस्ट एंड ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये ह्यूज कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वेस्ट प्रोडक्शन में। बहुत सारे सिटीज में 30 to 50% जो वेस्ट है वो अनकलेक्टेड अक्यूमुलेटेड रह जाता है स्ट्रीट्स में, कि यहीं पे पड़ा और पड़ा पड़ा सड़ रहा है ओपन स्पेसेस में। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ठीक है, बुरा भी लगता है देखने में, लेकिन और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहली चीज ऑब्नॉक्शियस स्मेल, मतलब बास आ रही होती है उससे। ब्रीडिंग ग्राउंड ये बन जाता है मक्खियों के लिए, रोडेंट्स मतलब हमारे चूहे वगैरह के लिए। ये डिसीजेस जैसे कि टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया जो कहता है अगेन, मलेरिया, कॉलेरा जैसी डिसीजेस ये प्रोमोट कर रहा होता है। जो वेस्ट है वो अब आपके लिए पड़ा हुआ है, आपने एक कोने में फेंका, लेकिन विंड और रेन वाटर से वो अगेन फैलेगा और न्यूसेंस क्रिएट करेगा, गंदगी फैलाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर्स में डंप कर दिया जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। अनट्रीटेड जो वेस्ट है उससे टॉक्सिक बायोगैस मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, अगेन हार्मफुल। एंड इन सब के कारण, इस वेस्ट के कारण हेल्थ हैजार्ड जैसे कि अर्बन एरियाज में जो हमने डिस्कस किए सारे फैल रहे होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं एंड आप इसको समझते ही हैं इंडिया में कितनी बड़ी ये कॉज है प्रॉब्लम की। अगला, अब ओवरकम इन प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अर्बन वेस्ट को हमें ट्रीट करना चाहिए एज अ रिसोर्स। उसका हम यूज कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए, उसका हम यूज कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव तरीके से। वेस्ट को हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हमें इंश्योर करना चाहिए प्रॉपर कलेक्शन हो, डिस्पोजल हो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज के थ्रू इस वेस्ट का। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। अब इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एंड क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी हम कुछ बातें यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो अर्बन एरियाज में लेबर की डिमांड है बहुत ज़्यादा, रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कम। तो जस्ट दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण रूरल से लोग छूटते हैं और अर्बन में पहुँचते हैं। अब
अर्बन और रूरल एरियाज में जो गैप है डेवलपमेंट का, अगर वो नहीं होता इतना बड़ा गैप, तो शायद लोग नहीं जाते। लेकिन हमारे यहाँ पे है कि एरियाज जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती है। अगला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पुअर पीपल ऑफन बाईपास मीडियम एंड स्मॉल सिटीज। जो पुअर सेक्शंस होते हैं वो स्मॉल सिटीज मीडियम सिटीज में भी नहीं जाते हैं, वो अक्सर कहाँ जा रहे होते हैं, वो मेगा सिटीज में जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे है मेजर अपॉर्चुनिटीज वगैरह, जॉब वगैरह। जो स्मॉल एंड मीडियम सिटीज होती हैं उनको भी वो बाईपास यानी कि स्किप करके मेगा सिटीज की तरफ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वहां जाके भी कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, ना तो उनकी ना तो कंट्री की। सबसे पहले हमें अर्बन पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है ऐसे कुछ मेगा सिटीज में, कुछ रीजन्स में। माइग्रेंट जो है वो वहां पे अक्सर इनफॉर्मल सेक्टर में जाके काम ढूंढते हैं। कई बार वहां पे जॉब्स तो कई बार मिल जाते हैं, लेकिन वो मीनियल होती है, अनस्किल्ड होती है, लो पेड होती है, वेजेस इतने कम होते हैं कि वो अपनी फैमिलीज को इन सिटीज में सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फैमिली गांव पे है, ये कुछ मेल्स हैं जो यहाँ पे अब सिटीज में आ गए, विच इज अगेन वेरी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इन लोगों के लिए भी। तो स्पाउसेस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो अक्सर रूरल एरियाज में रह जाते हैं, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होता है, जो काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं और यहाँ पे भी अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन अर्बन सेंटर्स। स्लम्स कहाँ देखने को मिलते हैं? अर्बन सेटलमेंट के जो लोएस्ट लेवल ऑफ सेटलमेंट है उसमें हमें स्लम्स देखने को मिल जाते हैं, एंड इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब होती है। यहाँ पे वही रूरल माइग्रेंट्स होते हैं जो अब यहाँ पे आके प्रॉपर हाउसिंग इन सिटीज़ में अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ के लैंड प्राइसेस, रेंट प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हेंस ये इन्वायरमेंटली डिग्रेडेबल एंड इनकम्पैटिबल अनसस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। यहाँ के इनके जो अब रीजन्स हैं, घर हैं, डायलापिडेटेड मतलब बहुत ज़्यादा कच्चे पुराने घर होते हैं, वेंटिलेशन खराब है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट फैसिलिटीज़ तक नहीं होती है, जिसके कारण ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच हमें देखने को मिल रही होती है, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज, ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट्स देखने को मिल रही होती है। इसके कारण सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सोशो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। पीपल जो है यहाँ के जो लो पेड येट हाई रिस्क कई बार सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे अक्सर कई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं किए जा रहे होते। तो स्लम पॉपुलेशन है ये अंडर नरिश रह जाती है, डिसीज प्रोन रह जाती है, एंड हेंस इनकी जो पॉवर्टी है वो इनके लिए एक मैसिव प्रॉब्लम बन जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन, ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, सोशल एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं हमें स्लम एरियाज में। तो अब आपको समझ में आए कि कितनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इट्स कॉजेज एंड द टाइप ऑफ वेस्टलैंड। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट तो कर ही दे, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कमेंट कर दे तो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना होता है। आज मैं एक कमेंट देख रहा था, एक लड़के ने एक वीडियो में कमेंट किया हुआ है एक लड़की को आई लव यू, फिर दूसरी वीडियो का कमेंट में उसी लड़के ने दूसरी लड़की को किया हुआ है, तीसरी वीडियो में उसी लड़के ने तीसरी लड़की को किया हुआ है। वो कमेंट करने के नाम पे लड़कियां ढूंढ रहा है कि किसको आज आई लव यू बोलूंगा। 3 वीडियो देखी मैंने, तीनों में उसी लड़के का कमेंट है, अलग अलग 3 लड़कियों को। क्या है ये? नहीं करना है कमेंट, अच्छा आए तो करो वरना रहने दो, ठीक है? ये आई लव यू लड़की ढूंढ ढूंढ के करो, ये सब हरकतें नहीं करो भाई। वैसे ही हमारे समाज बदनाम है, तुम लोग हरकतें भी ऐसी करते हो। जब मैंने पहला कमेंट देखा ना उसको मेरे को हंसी आई, आई लव यू बोला। तो मैंने दूसरा देखा तो दूसरी लड़की को, तीसरी वीडियो देखी तीसरी लड़की को, अभी चौथी देखूंगा उसमें भी उसका कमेंट दिख जाएगा। भाई कंट्रोल करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब हम टेम्पररीली या फिर परमानेंटली लैंड की प्रोडक्टिविटी को हरास कर देते हैं, कैपेसिटी ऑफ लैंड को खराब कर देते हैं, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। की पहले ये अच्छा लैंड था बट अब हमने उसका ओवर यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया, वो खराब हो गया। इसके कारण क्या है इसके कारण? विदाउट मैनेजिंग फर्टिलिटी, जब हम उस पर प्रोडक्शन करे जा रहे हैं तो वो लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर सकता है। इसके कारण लैंड की जो क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन आ जाता है, उसकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसमें डिक्लाइन आ जाता है। अगर अनचेक्ड डिग्रेडेशन होता रहेगा तो लैंड खराब होता चला जाएगा, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के? सॉइल इरोजन, वाटर लैगिंग, सैलिनेशन, सॉल्ट बढ़ जाना, एल्कनाइजेशन, एल्कलाइन कंटेंट बढ़ जाना लैंड का, या फिर प्रेशर ऑन लैंड,
पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ता चला जा रहा है, ओवर यूज वो हो जाता है, जिस कारण अगेन लैंड खराब हो जाता है। अब टाइप ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया, ये आप अपने एनसीईआरटी में, इसके आपको डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए हुए हैं, बस बताया हुआ है कि वेस्टलैंड जो है वो नेचर एजेंट से कॉज होता है, जिसको हमने क्लासिफाई किया है गलीड एंड रेवेनियस लैंड, डेजर्टिक एंड कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियल एरियाज में। इसका एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में बस नाम 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 लिख दिए, तो इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर बाय चांस आता है क्वेश्चन इसका वेस्टलैंड का, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछ रहा हो, लेकिन अगर ये आप एक लाइन में ऐसे अलग अलग फ्लो चार्ट में बना के आ सकते हैं, तो आपका एकदम आंसर क्वालिटी जो है वो अप हो जाएगी। तो इसको अच्छे से याद रखिए। अब caused by both natural and human factors, waterlogged and marshy areas हो गए, land affected by salinity and alkalinity हो गया, land with और without shrub हो गया। फिर हमारा थर्ड caused by human activities वाला जो land degradation है वो, तो degraded land shifting cultivation areas वाला, degraded land under plantation crops, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड पास्चर्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। तो ये सारे हमने टाइप्स देखे जो हमारे एनसीईआरटी में बताए हुए थे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। रैपिड रिवीजन नहीं देखी है तो वो रिवीजन करने में हेल्प करेगी। आज से लेट्स से कल परसों आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर कल ही एग्जाम है तो आज ही देख सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। लेकिन ये वीडियोस हैं, जितनी बार एनसीईआरटी करोगे उतना इजी टू रिमेंबर वो लगेगी, उतना फेमिलियर आप उससे होगे। टॉपर बनने का मंत्र यही है कि एनसीईआरटी को रिपीटेडली करना है। एक बार आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में, एक बार आप रैपिड रिवीजन के फॉर्मेट में, एक बार फंसना पक्का है के फॉर्मेट में कर चुके हो, तो ये ही आपको टॉपर बनाएंगी। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, देवटैन गुरिया, बाय बाय। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट वाले होंगे। कुछ जल रहा है ऐसा लग रहा है। डायरिया इज हेरिडिटरी cause it's in your genes, genes, Geans, genes, it's not a joke। अगर तुम हंसे तो शर्म करो, तुम्हारा टेस्ट था ये। डिसीज इज नॉट अ जोक, इट कैन नेवर बी। सफर कर रहा होगा अभी तुम में से कोई एक डायरिया से, तुम उस पर हंसना चाहोगे? शर्म कर लो। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।